Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on the chapter evaporation. So in this video, we are going to cover about the definition, factors affecting and the applications of evaporation. So let's start the new chapter, that is evaporation. So in this chapter, we are going to cover the definition of evaporation, mechanism, factors affecting the evaporation. In this video, we are going to cover these three topics. After that, we will cover the evaporation under reduced pressure, equipment used for evaporation, application of evaporation. So let's talk about the definition of evaporation. So basically, evaporation is a process of vaporizing large quantities of volatile liquid to get a concentrate product. तो evaporation में होता क्या है कि आपका अगर solution है तो solution से as you all know that जो आपका solution रहता है वो बनता है आपका solute plus solvent से बनता है. तो अब क्या करना है आपको कि जब भी आप कुछ हीट प्रोवाइड करते हो इस सॉल्यूशन जब भी आप कभी भी हीट प्रोवाइड करते हो इस सॉल्यूशन को तो क्या होता है आपका तो जो सॉल्वेंट पार्ट होता है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो बचता है वो क्या बचता है आपका दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉल्यूट बचता है. तो ये आपका लास्ट का प्रोडक्ट है समझ लीजिए. तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को अलग करना इसको बोला जाता है एक तरीके से इवोपरेशन. ठीक है. आप अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए थ्योरेटिकली तो डेफिनेशन क्या होती है. इवोपरेशन मीन्स सिंपली वेपोराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो जो लिक्विड का सरफेस है वहाँ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका एक बीकर है, इसमें आपने जो आपका सॉल्यूशन है वो फिल करा है. तो अब अगर आप इसको नीचे से हीट प्रोवाइड करवाते हो तो क्या होगा कि जैसे ही वो ये जो आपका सॉल्यूशन है यहाँ पर तो ये आपका जैसे ही स्टार्ट होता है हीट अप होना तो वैसे ही क्या होगा वो ऊपर का जो सरफेस वाला लिक्विड है वो कैसा रहेगा कि आपका यहाँ से नीचे से हीटिंग स्टार्ट हुई तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कैसे होंगे लाइटर होंगे. लाइटर होके क्या होंगे ऊपर की तरफ उठेंगे सरफेस पे. तो सरफेस पे क्या रहेगा आपकी एक लाइटर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी लेयर बन जाएगी. तो ये लेयर क्या रहेगी आपके वेपर के फॉर्म में फिर कन्वर्ट होके इन्वायरमेंट में चली जाती है. ठीक है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज द इवोपरेशन. तो इवोपरेशन मीन्स सिंपली वेपोराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो लिक्विड के सरफेस से वेपर के फॉर्म में उठना दैट इज़ कॉल्ड एज इवोपरेशन. So the vaporization of the liquid below its boiling point is called as evaporation. अब boiling point और evaporation में डिफरेंस यही होता है कि आपका boiling point से below अगर वेपर के फॉर्म में आपका लिक्विड उठता है तो that is called as the evaporation. ठीक है. तो जब भी evaporation होता है तब boiling अकर नहीं होती. No boiling occurs and the rate of evaporation depends on the diffusion of the vapor through the boundary layers above the liquid. अभी आपका जो ऊपर वाला लिक्विड है अबाउट द लिक्विड, तो लिक्विड के ऊपर में जो सरफेस है उसमें आपका जो डिफ्यूजन रहता है यहाँ से जो आपका लिक्विड उठेगा ऊपर में तो ये जो डिफ्यूजन की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवोपरेशन होगा. ठीक है. तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है. इवोपरेशन मीन्स सिंपली जो सरफेस से आपका जो वाटर है वो कैसा हो रहा है वेपर के फॉर्म में उठ रहा है ऊपर की तरफ में. और इवोपरेशन में कभी भी क्या रहता है बॉइलिंग नहीं होती है आपकी. और रेट ऑफ जो इवोपरेशन रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा डिफ्यूजन ऑफ द वेपर थ्रू द बाउंड्री ऑफ द लेयर अबाउट द लिक्विड. लिक्विड में जो बाउंड्रीज रहेगी उनमें जो डिफ्यूजन की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी आपके वेपर्स की उतना ही ज़्यादा इवोपरेशन होगा. सो अब प्रैक्टिकली अगर डिफाइन किया जाए इवोपरेशन को तो प्रैक्टिकली यू कैन डिफाइन इवोपरेशन एज द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग द सॉल्यूशन इन अ सुटेबल वेसल एंड विड्रॉइंग द वेपर लिविंग अ कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड रेसिड्यू. तो जब भी आप किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो क्या होगा कि उसका जो सॉल्वेंट पोर्शन है वो कैसा होगा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड रेसिड्यू बच जाएगा आपके पास में. तो इसको बोलते हैं इवोपरेशन. ठीक है. दिस मीन्स दैट हीट विल बी नेसेसरी to provide the latent heat of vaporization and
in general the rate of evaporation is controlled by the rate of heat transfer. तो रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र. जितना ज़्यादा आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा? इवापोरेशन होगा. ठीक है. तो इवापोरेशन इज डिजाइंड देयरफॉर टू गिव अ मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टू द लिक्विड विद द लेटेस्ट पॉसिबल एरिया एट अ सुटेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो एक सूटेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट पे लेटेस्ट पॉसिबल एरिया में, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया में जितना ज़्यादा आपका लार्जेस्ट एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपको हीट ट्रांसफ़र मिल पाएगा और इवोपरेशन भी जो रहेगा वो उतना ही ज़्यादा होगा. तो सर आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सरफेस एरिया जो रहेगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के. ठीक है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मिलेगा. ठीक है. अब मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ इवोपरेशन. तो इवोपरेशन क्या होता है? मैकेनिज्म क्या होता है इवोपरेशन का? कि व्हेन द हीट अप्लाइड इन अ सॉल्यूशन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज. सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन. तो जब भी आप हीट अप्लाई करते हो तो इस सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें क्या होगा? मोशन इंक्रीज़ होगा. इंक्रीज़ होने के बाद में मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो ओवरकम कर देते हैं सरफेस टेंशन को और एंड द लिक्विड एंड इट्स इट इवोपरेट बिकॉज सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव लेस कोहेसिव फोर्सेस देन द अदर्स. तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें क्या रहेगा? लेस कोहेसिव फोर्सेस रहेगा देन द अदर मॉलिक्यूल्स. तो क्या करेंगे वो? जो भी आपके मोशंस क्रिएट होगा तो मोशन क्रिएट होने के बाद में जैसे इनको हीट मिलती तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे सरफेस पे. और सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे लेस कोहेसिव फोर्सेस होने के कारण वो क्या करते हैं कि आपके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके इवोपरेट हो जाते हैं. और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवोपरेशन. तो इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन बता देती हूँ जिससे यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड. m इक्वल्स टू KS अपॉन P B माइनस B डैश. ठीक है. तो यहाँ पर m से मतलब है m इज स्टैंड फॉर द मास ऑफ वेपर फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में कितनी आपकी वेपर फॉर्म हो रही है दैट इज़ डिनोटेड बाय m. और k जो है आपका कांस्टेंट है. s जो है आपका सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड एक्सपोज्ड. देन p जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करता है. और b डैश जो है आपका वो डिनोट करता है प्रेशर ड्यू टू द वेपर ऑफ द लिक्विड एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर. एयर में कितना प्रेशर है? अगर आपके एयर जो रहेगा ज़्यादा अगर प्रेशर प्रेजेंट है मतलब कि ह्यूमिड रहेगी ज़्यादा तो क्या रहेगा? आपका रेट ऑफ इवोपरेशन जो रहेगा वो अफेक्ट करेगा उसको. इसलिए प्रेशर ड्यू टू द वेपर ऑफ द लिक्विड एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर माइनस आपका जो ये बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दैट बी इज़ द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ द एयर. एयर के टेम्परेचर में जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर रहता है वो डिनोट करते हैं आप बी से. ठीक है. तो अब कैसा रहेगा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मास ऑफ वेपर फॉर्म पर यूनिट टाइम रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है आपके सरफेस एरिया के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है आपके प्रेशर के. फिर उसके बाद में जितना वो है आपकी इसमें जितना भी वेपर प्रेशर है एट द टेम्परेचर उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी. तो ये सारे फैक्टर्स आप यहाँ से देख सकते हैं. तो बेसिकली जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन सा होता है? आपके टेम्परेचर, सरफेस एरिया, एजिटेशन, एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर इवोपरेशन, फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर, इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स जो रहेंगे वो रेट ऑफ इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है कि जैसे जैसे जो रेट ऑफ इवोपरेशन जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपके टेम्परेचर के, मतलब कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवोपरेशन होगा. ठीक है. अब सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो सरफेस एरिया भी जो रहता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. तो जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवोपरेशन होगा. अब एजिटेशन की अगर बात करते हैं तो इवोपरेशन के लिए एजिटेशन नेसेसरी होता है. एजिटेशन मतलब कि एक तरीके से क्या रहता है कि जो भी कंपाउंड आपका ये हीट हो रहा है इसको आपको मोशन प्रोवाइड करना. तो मोशन आप कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टीरियर ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड द मोशन. तो उससे क्या रहेगा कि आपका जो रेट ऑफ इवोपरेशन रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है.
नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर. सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक एक्वस प्रेशर. तो एयर में अगर आपका एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो अगर ज़्यादा ह्यूमिड रही आपकी एयर, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो भी वेपर्स रहेंगे यहाँ से जो उठ रहे वेपर्स, वो क्या कर देंगे, उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे. तो ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो आपका जो वेपर्स रहेगी वो इन्वायरमेंट में नहीं जा पाती है. तो इसलिए अगर आपका एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर जो है अगर वो ज़्यादा है, तो आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है. वेपर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक में प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर आपका अगर ज़्यादा है तो आपका जो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा. और अगर एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर आपका कम है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो ज़्यादा होगा. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन के अंडर में अगर कुछ लिक्विड है तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द लिक्विड अंडर इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन के अंडर में अगर कोई लिक्विड है तो तब भी आपका क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है. अगर आप प्रेशर क्रिएट कर देते हो, कुछ भी प्रेशर अगर क्रिएट हो रहा है आपका जब इवेपोरेशन में अगर कुछ लिक्विड है, तो वो प्रेशर क्या करेगा कि आपके वेपर को उठने के लिए हेल्प नहीं कर पाएगा, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा अगर कुछ प्रेशर अगर अप्लाई होता है आपका लिक्विड पे. तो और टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड. अब जो मेथड आप सिलेक्ट कर रहे हो या जो भी अपरेटस आप सिलेक्ट कर रहे हो इवेपोरेशन के लिए, तो वो डायरेक्टली आपका डिपेंड करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगा. तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो वोलेटाइल होता है नेचर में तो वो इजीली इवेपोरेट कर जाएगा. अगर आपका विस्कस होता है थोड़ा सा नेचर में तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा इवेपोरेट होने के लिए. तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है और उसके टाइप ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे ही यू विल सेलेक्ट द मेथड कि हाउ यू हैव टू इवेपोरेट द liquid or the solvent you can say, or which kind of apparatus you have to use. It all depend on the type of product. Then economic factors जो रहेगा when selecting the method and the apparatus, economic factors are also very important role play करता है. अगर आपके पास में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो यू कैन यूज़ द लार्ज इक्विपमेंट्स फॉर द इवेपोरेशन. नाउ वन मोर थिंग कि जो आपका इवेपोरेशन है तो बाकी मेथड से कैसे डिफरेंट होता है आपका इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन में आपको बेसिकली देखा जाए तो आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड मिल जाता है इवेपोरेशन में. वैसे ही अगर आप ड्राइंग की अगर बात करते हैं तो इफ़ यू विल टॉक अबाउट द ड्राइंग, तो ड्राइंग में क्या होगा, आपको ड्राइंग में आपको एक सॉलिड मिलता है. ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल रहा है आपका जो रेसिड्यू रहेगा, और इसमें क्या रहेगा कि आपको जो रेसिड्यू रहता है वो पूरा सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है. और अगर डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो डिस्टिलेशन बेसिकली आपको दो लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है. तो बेसिकली आपको जो नेक्स्ट जो आपका ये भी एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक ही है. तो दोनों, अगर दो लिक्विड का मिक्सचर आपके पास में और एक लिक्विड को सेपरेट करना है तो दूसरा भी आपको लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस मिलेगा. तो ये डिफरेंस आ जाता है. फिर क्रिस्टलाइजेशन में बेसिक जो पर्पस होता है तो उसमें आपको क्रिस्टलाइजेशन में क्या मिलते हैं, आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं. तो आपको जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होगा और जो भी आपको रेसिड्यू मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा. तो बेसिकली अगर कभी भी पूछा जाए कि इवेपोरेशन, ड्राइंग, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है तो आप ये डिफरेंस बता सकते हैं. इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. तो रिड्यूस प्रेशर के अंडर में अगर आप इवेपोरेशन करते हो तो आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो आप उसके एडवांटेजेस क्या होंगे अगर आप रिड्यूस प्रेशर के अंदर में अगर वर्क करते हो, इवेपोरेशन करवाते हो. तो अगर इसमें क्या रहता है, बेसिकली अगर आप लो टेम्परेचर पे प्रोवाइड करोगे किसी भी मटेरियल को तो वो इजीली आपका इवेपोरेट हो जाएगा. तो बेसिकली उन मटेरियल्स के लिए आप अंडर रिड्यूस प्रेशर इवेपोरेशन करवाते हो जो मटेरियल्स आपके हीट सेंसिटिव होते हैं, जो कि इजीली डैमेज हो जाते हैं अगर आपको उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे. तो उनके लिए आपको रिड्यूस प्रेशर इवेपोरेशन करवाना ज़रूरी पड़ता है. फिर उसके बाद में
लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर गिव्स हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल जाता है आपको। एक तरीके से देखा जाए तो हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर मिलता है तो आपका जो रेट ऑफ इवोपरेशन रहेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो विदाउट द नीड ऑफ एक्सेसिव स्टीम प्रेशर आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको अच्छा मिल जाता है तो। और लोअर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर द लोअर द स्टीम प्रेशर दैट कैन बी यूज्ड। तो आपको लोअर ऑपरेटिंग और टेम्परेचर और लोअर स्टीम प्रेशर भी मिल जाता है इससे। तो अगर आप कोई भी मटेरियल जो कि हीट लायबल सब्सटेंस है तो उनका जो इवोपरेशन रहता है वो बेसिकली आप अंडर रिड्यूस प्रेशर ही करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.